ओके, गुड इवनिंग टू ऑल व्यूअर्स। एंड हमारे साथ जो मोस्ट पॉपुलर एपिसोड जिसमें मिस्टर अमित रानडे आए, इमीडिएटली हमारे साथ आ गए। तो इसका मतलब है वो भी ऑडियंस को चाहते हैं और ऑडियंस भी उनको चाहता है। खैर, सर, थैंक यू फॉर कमिंग। तो जब हमने बात किया था, हमने प्रीव्यू किया था कि बांग्लादेश का मैच कैसा था, वो सब। अब हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि अभी दो मैचेस हो गए हैं, दो मार्की मैचेस हो गए हैं, और दोनों का रिजल्ट मतलब शायद एक्सपेक्टेड लाइन से था, लेकिन डिफरेंट था। सो आई कम टू द मैच फॉर टुडे। आज तो इंग्लैंड ब्लो आउट हो गया। इनफैक्ट उनका हालत देख के मुझे आई वांटेड टू शेयर समथिंग विथ यू कि ये जो है, ये पिक्चर मैं शेयर करना चाहता था। उनकी हालत ये है कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है करके। आई डोंट थिंक दे आर वेरी वेरी पुअर देखिए परफॉर्मेंस। आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे लिए काफी शॉकिंग था आज का इंग्लैंड का परफॉर्मेंस। और आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ हद तक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस क्रीप इन हुआ इंग्लैंड में। और मुझे याद है, मैंने पहला मैच उनका हारने के बाद, जब वो साउथ अफ्रीका से हारे थे और फिर अफगानिस्तान से भी हारे, तो मैंने जब उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना था, तब उन्होंने कहा कि हम अभी भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। आई थिंक थोड़ा कुछ हद तक मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस क्रीप इन हुआ। और दूसरा मेरे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो, आई थिंक मैं आपके फेलो पैनलिस्ट अगर होते तो उनसे भी आप कभी जरूर पूछिएगा कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि ये बेन स्टोक्स को जो लाने का डिसीजन लिया गया, जो आज खेले, आई थिंक वो आज खेले भी, वो मुझे कुछ हद तक थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग लगा। मैं मानता हूँ बेन स्टोक्स बहुत बड़ा नाम है, और इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने बलबूते पे मैच जिता सकते हैं, उन्होंने जिताए भी है। पर एक एक हाफ कुक बेन स्टोक्स मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप के लिए एक बहुत बड़ी रिस्क है, कंसिडरिंग कि यहाँ पे टीमें एक बहुत ही अलग लेवल की तैयारी करके आई है। और आई थिंक बेन स्टोक्स का, जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये पहले से डिसाइड हो चुका है कि वो इस टूर्नामेंट बॉलिंग नहीं करेंगे। सो ही इज एक्चुअली इन द टूर्नामेंट ओनली एज अ बैट्समैन। सो ये कोई सरप्राइज नहीं है कि आज उन्होंने बॉलिंग नहीं की, ये बहुत पहले ही डिसाइड हो चुका था। देयर वाज अ रिलीज दैट केम आउट जहां पे क्लियरली मेंशन था कि बेन स्टोक्स सिर्फ बैटिंग ही करेंगे। तो मतलब ये जो टीम में लाए गए अचानक वर्ल्ड कप के पहले, और सीधा वर्ल्ड कप खिलाया रिटायरमेंट के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा एक वो डिस्टर्ब होने वाली सिचुएशन भी हो सकती थी। और दूसरा, मुझे प्रॉब्लम ये होता है इंग्लैंड के साथ कि एक्सपेरिमेंट नहीं करते। आप जैसे आज आप देखिए, 400 का जब चेस चल रहा है, तब आप जो रूट, और अभी भी मलान और जो रूट से आप ओपन करवा रहे हो, और वही सब कॉम्बिनेशन है। आई थिंक जब सामने वाली टीम 400 बना जाती है, तब आपको कुछ ना कुछ तो आउट ऑफ द बॉक्स करना बहुत जरूरी है। और मुझे नहीं लगा कि इंग्लैंड की मेंटालिटी कहीं भी थी वो आउट ऑफ बॉक्स करने की। तो ये मेरा रिफ्लेक्शन है इंग्लैंड पे। मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ इंग्लैंड के आउटकम से। मतलब ऑफकोर्स जिस तरह वो हारी है वो मेरे लिए सरप्राइजिंग है। बट साउथ अफ्रीका के साथ मैच हमेशा ही टफ होने वाला था, ये कोई आसान मैच उनके लिए कभी भी नहीं था। आई थिंक मैं जहां से देखता हूँ, बेन स्टोक्स को लेने का रीजन एक ही है कि ही प्लेज आईपीएल एंड इन कंडीशंस का जानकारी है। सो दे वांटेड टू गेट दैट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन। बट आई एग्री विथ यू, लास्ट मिनट पे चेंज करने का कोई सवाल नहीं बनता था। दे गॉट बेन स्टोक्स, एंड अभी जो सीरीज आई थिंक न्यूजीलैंड के साथ हुआ था, ही गॉट 180 odd इन, बट दे गॉट इट इन इंग्लैंड, ही डिड नॉट गेट इट इन इंडिया और सब कॉन्टिनेंट कंडीशन। सो एग्जैक्टली, वो एक एग्जैक्टली। बड़ा प्रॉब्लम था, बट दे गॉट हिम। एंड फाइनली चार पांच आज तो दे शुडंट हैव बीन, मतलब वो फायर करेगा डे मैच वन में ही, ये पता नहीं था। आज तो डेस्परेशन में अभी भी मुझे लगता है खिलाया करके। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि अगर आपका एक प्लेयर आप जिसको लेके आते हो, पांच फर्स्ट फाइव मैचेस नहीं अवेलेबल होने वाला है, अनलेस ही इज लाइक वन गॉड ऑफ एवरीथिंग, देन देयर इज नो पॉइंट इन, मतलब उसको लेके आने का क्या जरूरत है? पहले पांच में ही डिसाइड हो जाएगा कि क्या होने वाला है करके। सो दैट इज अ सेकंड मिस्टेक। थर्ड एंड फोरमोस्ट, जब आप तीन चेंजेस करने वाले हो, आई एम ओके, आई मीन अग्रीमेंट कि आप चेंजेस करना चाहते हैं, करो। लेकिन फिर आप पहला बैटिंग करेंगे ना। आपने क्या किया, इनको पूरों को उस गर्म और ह्यूमिड वेदर में यू जस्ट पुट देम इन टू अ बेकिंग ओवन, एंड देन मतलब दे हैड अ वेरी वेरी बैड और डे। और दूसरी बात आप ये देखिए कि आप अफगानिस्तान के साथ सेकंड बैटिंग करके 245 250 में प्रेशर में आके आप ऑल आउट हो जाते हो। और आप उसके बाद साउथ अफ्रीका जैसी टीम के साथ सेकंड बैटिंग लेने का डिसाइड करते हो, जो कि
मच बेटर बॉलिंग साइड है अफगानिस्तान से। हाँ, मैं मानता हूं कि अफगानिस्तान के स्पिनर्स काफी अच्छे होंगे, कोई डाउट नहीं है, पर एज अ ओवरऑल साइड साउथ अफ्रीका इज अ मच मोर बैलेंस साइड। और अगर आप साउथ अफ्रीका की तरफ से देखो तो ओहो क्या मार मारी है, क्या मार मारी है। मतलब अगर आप मैच देखते तो मतलब ये मुझे मुझे जो साउथ अफ्रीका की टीम की जो एक चीज पसंद आती है, जो वो ये है कि उनके जो प्लेयर्स है वो डरते नहीं है किसी चीज से। और अनलाइक जो एशियन टीम्स है, जो हमारी हो गई या पाकिस्तान हो गई, कि जिन पे एक दबाव होता है कि अगर ये मैच एक मिला मेरे को और मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मैं बाहर हो जाऊंगा, ये इस टाइप की मेंटालिटी इन टीम्स की नहीं। अगर आप आज देखिए, बवुमा मैच के 15 मिनट पहले रेजा हेंड्रिक्स को पता चला कि उसको खेलना है। मतलब आप मान के चलिए, आज अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे और थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी खबरें हैं कि हेंड्रिक्स को 15 मिनट पहले तक पता नहीं था कि आज वो मैच खेलने वाला है। और 15 मिनट की वजह से बहुमा खेल नहीं पाए, पर उस देखिए उसने आगे वो आया, उसने 4 छक्के मारे, उसने उसने पहले 10 ओवर में इंग्लैंड को खत्म कर दिया। उसे कोई चिंता नहीं थी कि अगर वो आज फेल हुआ तो भाई अगले मैच में उसको बाहर कर देंगे, या आज उसको पता था कि वो किस लिए आ रहा है। उसको पता था कि अगर वो आउट भी होता है तो नीचे या माकरम और क्लासन बैठे हुए हैं। और दूसरा ये कि यानसन जैसे प्लेयर में उन्होंने किस हद तक इन्वेस्टमेंट किया। यानसन हमेशा से एक बॉलर की हैसियत से आया था, पर जब उन्होंने नोटिस किया कि उसमें फायर पावर है तो उसको ग्रूम करना शुरू किया। और क्या मार मारी है उसने आज। मतलब उसने जो टॉपली को, और उसने जिस तरह की हिटिंग वुड के अगेंस्ट करी है, ऐसा लग रहा था कोई फ्रंटलाइन बैट्समैन खेल रहा है। तो ये जो मेंटालिटी जो मुझे अच्छी लगती है इन टीम्स की, चाहे वो न्यूजीलैंड हो चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, यहाँ पे वो एशियन टीम्स से वन अप स्कोर करते हैं विदाउट एनी डाउट। इंडिया इज डेफिनेटली मेड वेरी स्ट्रांग प्रोग्रेस इन दोज लाइंस। आज इंडिया में वो कैपेबिलिटी काफी हद तक आ गई है, पर एशियन टीम्स में ये मैंने हमेशा ये कैपेबिलिटी लैकिंग देखी है, जो कल आपने पाकिस्तान में देखा और जो उनका हशर हुआ है। पाकिस्तान का टॉपिक अच्छा है, आएंगे आएंगे उस पे। तो जहां तक मुझे लगता है कि बैटिंग फर्स्ट नहीं करना चाहिए था। अब आप यही चीज देखेंगे कि कोलकाता में मैचेस अभी स्टार्ट होंगे, अगेन फ्रेश पिच है। पीपल में थिंक कि ड्यू आएगा, लेट मी गो एंड चेज, बट आप 50 ओवर के लिए फिर अपने टीम के फील्डर्स को उस गर्म भट्टी में डाल देते हो। ह्यूमिड वेदर वहां भी है, यू डोंट वांट टू डू दैट। सो आप एक काम करो, बैटिंग लो, और जो पार स्कोर है उससे 30 रन एक्स्ट्रा बना दो, खत्म है। मतलब देन यू विल बी 350 तो नहीं कितना भी अच्छा पिच हो, 350 चेस करना बहुत मुश्किल है। सो देखिए आज राजीव, तो आज एक सबसे इम्पोर्टेंट बात एक इसमें यह है कि यहाँ पे ये अब बहुत क्लियर हो चुका है कि 20-25 ओवर के बाद बॉल सॉफ्ट हो रही है। हाँ ठीक है, 2 बॉल से खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग विद टू टू न्यू बॉल्स, नो डाउट। पर 20-25 ओवर के बाद बॉल, आप अगर देखिए बॉल की कंडीशन, तो क्लियरली बॉल सॉफ्ट हो रही है। उस लेवल से पिच मारना इतना आसान नहीं हो रहा है। और अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आपके टॉप ऑर्डर ने अगर आपको स्ट्रांग स्टार्ट नहीं दिया, और अगर आप 300 के ऊपर का टारगेट चेस कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप 25 ओवर के पहले ही मैच हार जा रहे हैं। जो जो प्रेशर आप सेकंड हाफ अपनी टीम पे डाल रहे हैं वो इतना ज्यादा है कि वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। और आप बिल्कुल सच कह रहे हैं कि 300 के टारगेट चेस करना आसान नहीं है, चाहे कितनी भी अच्छी पिच हो। तो इंग्लैंड यहाँ से कहाँ जाएगा मुझे लगता है, सी द ओनली वे, क्योंकि रन रेट में तो इंग्लैंड इतना मार खा चुका है कि इफ दे टाई अप विद समबडी एट द एंड, आई एम जस्ट टॉकिंग फेवरेबली फॉर देम, तो नहीं जा पाएगा क्योंकि बहुत पीछे हो चुका है नेट रन रेट में। सो द ओनली थिंग इज नाउ दे हैव टू आउटराइटली गेट 5 विन्स। मुझे तो पॉसिबल नहीं लगता, देखिए आप क्या कहते देखिए दे इट्स नॉट अबाउट दे जस्ट हैव टू गेट आउटराइट 5 रन्स, दे आल्सो हैव टू डिपेंड ऑन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान परफॉर्मेंस। तो अब काफी हद तक जो रह गया है वो, जो जैसे मैं देख रहा था, और जो आपका प्रिडिक्शन सही निकला इसमें, कि साउथ अफ्रीका वो चौथी टीम दिख रही है मुझे। अब आज के बाद जो आपने प्रिडिक्शन किया था वो बिल्कुल सही था। साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड के बाद अब जो 3 वे टाई होने वाला है जो एक पोजीशन के लिए, वो पाकिस्तान, साउथ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में होने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया इतना बुरा खेलेगा कि वो अपने बाकी मैचेस में इतने ज्यादा अपसेट करेगा। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट केपेबल ऑफ फेसिंग अपसेट। वो अफगानिस्तान से भी हार सकता है, देखिए मैं उसको बिल्कुल रूल आउट नहीं करूंगा। पर ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है अब जो टूर्नामेंट में बची है, जहां पे अब उनका फेट उनके हाथ में है। अभी तक उनका फेट किसी और के हाथ में था, पर आज इंग्लैंड ने वो फेट निकाल के उनके हाथ में वापस दे दिया। और अब मुझे नहीं लगता कि वो फॉल्टर करेंगे। एंड मैं बार बार यही कहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये दोनों टीमें हैं, ये वर्ल्ड कप की बड़ी टीमें हैं।
और ये कहीं ना कहीं पीक करेगी। इंग्लैंड से मुझे एक्सपेक्टेशन थी, पर बहुत डिसअपॉइंट किया जिस तरह आज इंग्लैंड खेला। और सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट इंग्लैंड का ये हुआ कि जब वो 320 क्रॉस कर गए थे, उसके बाद इंग्लैंड ने गिव अप कर दिया था। मैंने इंग्लैंड के बॉलर्स को इतने फुल टॉस डालते हुए आज तक नहीं देखा, और वो भी क्लासन जैसे सेट बैट्समैन को, जिसको बॉल फुटबॉल की तरह दिख रही थी। आप उसको आप उसको फुल टॉस डाल के, 3 एक्स्ट्रा हिट्स डाल के, 3 नो बॉल डाल के आपने 3 फ्री हिट दी उसको। तो ये इस लेवल पे अफोर्ड किया ही नहीं जा सकता था। राइट। आई थिंक इंग्लैंड का चांस तो बहुत कम है, 5 आउटराइट विंस तो मुझे नहीं लगता जिस तरीके का नहीं, बॉलिंग लेके चले नहीं होगा। लेकिन नहीं, नहीं इंग्लैंड क्या होगा। कर सकता है, वो परेशान कर सकता है बोथ ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को, स्पेशली पाकिस्तान को, कि यू डोंट वांट टू लूज अगेंस्ट देम एंड देन यू एंड अप लूजिंग। वो वाला एक सिनारियो होता है ना। लास्ट टाइम जैसे साउथ अफ्रीका, दे प्लेड प्रीटी पुअरली इन द वर्ल्ड कप, बट देन दे डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया इन अ वेरी की गेम। सो ऑस्ट्रेलिया मैं वन पे मैं जा बस सकता था, मैं बस बट वो मैं बस इंग्लैंड से मैं बस इंग्लैंड से एक ही चीज के लिए डर रहा हूँ, राजीव। ये जो जिस कंडीशन में इंग्लैंड अभी है ना, वो एक उसमें प्रेडिक्ट करना दोनों तरफ से मुश्किल है। एक तो ये है कि एक तरह से आप ये सोच सकते हैं कि ये टीम तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, और अब इसको तो आराम से रोल ओवर किया जा सकता है। उसका फ्लिप साइड ये है कि इस टीम के पास अब हारने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो ये करेक्ट। टीम मतलब इस तरह खेल सकती है कि ये इसे किसी चीज की परवाही नहीं है, और उसमें हम भी फंस सकते हैं, पाकिस्तान भी फंस सकता है, और ऑस्ट्रेलिया भी फंस सकता है। तो अभी अभी ये इंग्लैंड की जो मनोस्थिति है, ये मेरे ख्याल से इंग्लैंड के अलावा और कोई समझ नहीं पाएगा। हम, आप और हम, मेरे ख्याल से अभी कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। करेक्ट करेक्ट एंड बहुत मतलब इट वाज अ बैड प्ले, क्योंकि अगर वो इंग्लैंड अफगानिस्तान से जीत जाता, सो एटलीस्ट ये रहता था कि दे हैव लॉस्ट 2 मैचेस, वन अगेंस्ट साउथ अफ्रीका आज जो हारा, एंड सेकंड न्यूजीलैंड जो टॉप 3 में है, तो ठीक है कोई नहीं, उनसे ही तो हारा हूँ। आई एम नॉट लूजिंग अगेंस्ट द पीपल हुम आई एम कम्पीटिंग विद। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। अफगानिस्तान से हारने की वजह से वो एक और पीछे हो गए, एंड आज जो मार पड़ी है उसमें रन रेट तो मतलब बहुत ही खत्म ही हो गया उनका। हाँ, मेरा जहां तक मेरा ख्याल है 200 के ऊपर रन से हारे हैं वो। 229। मतलब आप बताइए कि मतलब पाकिस्तान मेरे ख्याल से बैठ के यही सोच रहा हूँ कि चलो हमारे बराबर की हारने वाली कोई तो टीम आई वर्ल्ड कप में हमारे अलावा, वरना मतलब ये एक ही तो एटलीस्ट कम से कम 16 से उनके लिए। तो मेरे लिए सरप्राइज है कि इतनी बुरी तरह इंग्लैंड आज हारी है, और आई एम श्योर दे विल आल्सो बी काइंड ऑफ सिटिंग एंड लुकिंग एट व्हाट हैपेंड, बट आई थिंक इट्स अ लिटिल मैं टू लेट फॉर देम। मैं तो अपने पाकिस्तानी दोस्तों को यही बोलूंगा कि जितना वो रोस्ट करे जा रहे हैं पिछले 2 दिन से, उनको उनको पता चलेगा कि काफी टीम्स की यही हालत है। इनफैक्ट मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट में मैंने यही कहा था कि इंडिया इज द ओनली टीम विच लुक्स टू बी, वो एशिया कप की विन की वजह से दे लुक टू बी प्रीटी अंडरस्टैंडिंग, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओडीआई गेम इज प्रीटी गुड, एंड वी सॉ न्यूजीलैंड इज आल्सो डूइंग दैट। बट अदरवाइज एवरीबडी हैज अ प्रॉब्लम इन देयर आर्मर, कि कुछ ना कुछ समझ में नहीं आ देखिए, रहा वो टेम्पो। देखिए राजीव, यहाँ पे एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। इस वर्ल्ड कप में वही टीम जीत पाएगी जिसके बॉलर 20 से लेके 35 या 40 ओवर तक विकेट निकाल सके। यहाँ पे वही टीम जीत सकती है जहां पे बॉलिंग डिपार्टमेंट स्मार्टली बॉल करके पिच को समझ के बॉल करे, और एक नहीं कम से कम 3 बॉलर करे। अगर कल आप नोटिस करें तो कल कल तो यही कहा जा सकता था, सब लोग तो यही कह रहे थे कि ये तो बैटिंग पैराडाइज है, पर आप देखिए हेजलवुड की बॉलिंग फिगर्स देखिए आप। उसको पहले 2 ओवर्स के बाद समझ में आ गया था कि अगर वो बॉल आगे डालते रहे, अगर आगे डालते रहे तो वो पिटेंगे। उन्होंने बॉल को पीछे डालना शुरू किया, गुड लेंथ पे खिलाया, और आप उनके फिगर्स देखिए। जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, 10 ओवर में मेरे ख्याल से 38 रन 40 रन दिए उन्होंने सिर्फ, और 7 पे विकेट निकाले। तो ये जो है, ये अभी जो मेजोरिटी सब लोग इस मिथ में रह रहे हैं कि अरे भाई ये तो बॉलर्स की तो यहाँ पे मतलब पक्का मौत है, ये मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि बॉलर्स को अगर पिच समझ के, आज आप देखिए बुमराह के फिगर्स देखिए, उन्हीं पिचेस पे जहां पे रोहित और गिल तमाशाओं की तरह मार रहे हैं बाकी बॉलर्स को। हारिस रॉफ को गली का बॉलर बना के छोड़ दिया है उन लोगों ने, और उसी पिच पे बुमराह और उसी पिच पे हेजलवुड 10 में 40 की फिगर लेके आते हैं। तो ये ये जो चीज है, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि इस वर्ल्ड कप में वही टीमें जीत सकती है जो पहले 10 ओवर में अच्छा स्कोर करें, और उनके बॉलर्स 20 से लेके 35 या 40 ओवर तक रन रिस्ट्रिक्ट करके विकेट निकालें। अगर आपके पास में विकेट टेकिंग बॉलर्स हैं, तो ही आप ये वर्ल्ड कप जीत सकते हो। और देखिए कल का, एनीवे आई थिंक पाकिस्तान पे हम आएंगे बाद में, पर नहीं, आई थिंक वी आई शुड थिंक गो यहाँ अहेड पे विद दैट।
लेट्स गो विद यहाँ दैट। पे थोड़ा यहाँ पे थोड़ा कैप्टनसी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है। अगर आप कल नोटिस करें, अब कल के पाकिस्तान के गेम में मुझे दो तीन चीजें बड़ी बड़ी तकलीफदायक मुझे लग रहा है, और इसमें तो मैं पूरी तरह से बाबर आजम को रिस्पॉन्सिबल होल्ड करूंगा। आई मीन अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग उठा के देख ले, पहली बात तो ये कि शाहीन शाह अफरीदी के 5 विकेट से मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूं, क्योंकि उसके 5 विकेट आए जब टीम ऑलरेडी 6 या 7 6 विकेट तक पहुंच चुकी थी। मैं ज्यादा क्रेडिट इफ्तिकार को दूंगा कल। अगर आप इफ्तिकार की बॉलिंग देखें कल, तो इफ्तिकार की बॉलिंग 8 ओवर में उन्होंने, मेरे को एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, पर उन्होंने 50 रन भी नहीं दिया 8 ओवर में, और उसके बावजूद उन्होंने सिर्फ 8 ही ओवर किए। तो कोई मुझे ये समझा है कि जो आपका बेस्ट बॉलर है वो कैसे 8 ओवर करके रुक सकता है? या शाहीन शाह अफरीदी जब पहले स्पेल के बाद आपने उनको बीच में 2 ओवर क्यों नहीं दिए, जब आपको पता था कि कल पहली बार शाहीन शाह पहली बार पूरे टूर्नामेंट में मुझे ऐसा लगा कि वो विकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं, या मुझे पहली बार ऐसा लगा कि वो कुछ एक्स्ट्रा जान लगा के बॉलिंग कर रहे हैं। उनको 2 ओवर, अगर आप फिगर्स देखें तो मुझे कोई एक्सप्लेन कर दे कि इफ्तिकार के 10 ओवर कैसे कंप्लीट नहीं हुए, जबकि आपके उसामा मीर, जो कि बेचारा पहली बार आया था, मैं उसको ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, पहला कैच छोड़ने के बाद ही वो खत्म हो चुका था। उसके बाद आप उसको बॉलिंग दिए जा रहे हो, वो पिटे जा रहा है, वो पिटे जा रहा है, वो 50 80 रन 70 रन 90 80 रन के ऊपर उसने दे दिए, और फिर भी आप उसको बॉलिंग दिए जा रहे हो। तो ये कुछ हद तक कैप्टन्स को, जब तक कि स्मार्टली आप अगर देखिए, ये सिचुएशन तो हर टीम के साथ आएगी कि कोई ना कोई बैटर चल पड़ेगा, कोई ना कोई आपका टॉप ऑर्डर बैट्समैन ले जाएगा और आपकी टीम को पैनिक में डाल सकेगा। इंडिया के साथ अगर आप नोटिस करो तो ये 2 बार हो चुका है। पाकिस्तान के साथ भी 155 फॉर 2 था, बांग्लादेश के साथ 100 की पार्टनरशिप हो चुकी थी, पर रोहित ने बहुत स्मार्टली बॉलिंग चेंजेस किए, और वो परसिस्ट करता रहा, वो बुमराह को बीच में लाता रहा, वो जडेजा को टाइम से लेके आया, और कल ऑस्ट्रेलिया ने ये दिखाया। आप देखिए, जंपा, जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जंपा को क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि आप रन्स की तरफ मत देखिए, आप पिटवाइए पर आप विकेट ला के दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आप विकेट ला के दीजिए, आपको इसी के लिए रखा हुआ है। और कल आप देखिए, उसने मार खाते हुए भी 4 विकेट लेके गया हो, और उसने चारों विकेट ऐसे निकाले जिसमें उसने पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। बाबर आजम, रिजवान, इफ्तिकार, आई मीन और क्या चाहिए आप? तो ये जो मैं ये जो कह रहा हूं कि एक जनरली एक ये फीलिंग बनता जा रहा है वर्ल्ड कप में कि ये तो सिर्फ बैटिंग, ऐसा नहीं है। आई थिंक इसमें कैप्टन्स का पार्ट, आपके बॉलर्स का पार्ट बहुत क्रिटिकल है, और कुछ बॉलर से करके दिखाया। आप उधर से देखिए, आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखिए, आप अभी कल तो मेरे ख्याल से क्रैकर ऑफ द मैच होने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखिए, वो हर हर बंदा एक क्लियर ऑब्जेक्टिव लेके आ रहा है कि उसको क्या करना है। लोकी फर्ग्यूसन, आप लोकी फर्ग्यूसन की बॉलिंग स्पीड देखिए, वो 140 का टच कर रहा है, और बोल्ट इज डेफिनेटली वन ऑफ द आएंगे मोस्ट सर, लीथल एंड द मोस्ट एक्यूरेट बॉल्स। आप थोड़ा हो थॉट्स को होल्ड कीजिए, इंडिया पाकिस्तान प्रीव्यू पे आएंगे। मैं बस पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच पे, सॉरी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया, के मैच पे पाकिस्तान, आना। ऑस्ट्रेलिया। अगेन पाकिस्तान मेड द सेम मिस्टेक। आई थिंक बाबर आजम ने कुछ गिन की कुछ, कल कल का मैच सिर्फ बाबर आजम की वजह से आ रहा है, उसकी कैप्टनसी की वजह से ही आ रहे हैं। अदरवाइज मैच पाकिस्तान के हाथ में था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया प्लेड इवन बैडली, दे हैड एन इवन मोर स्क्रैची परफॉर्मेंस। उन्होंने भी उतने ही कैच छोड़े, सब किया, शॉन ऑबर्ट ने छोड़ा कैच, ये सब। बट जस्ट दैट ऑस्ट्रेलिया को पता था कि ये कभी ना कभी दे विल्ट अंडर प्रेशर, और वही उसी का फायदा उठा लिया। पहला तो अगेन, आपको मौका मिला, आपने बैटिंग क्यों नहीं किया? आप क्यों चेस करोगे? इन्होंने सोचा श्रीलंका के संग किया तो यहाँ भी करेंगे करके, खत्म। सेकंड, आफरीदी, वार्नर गेव अ कैच, उसामा मीर ने ड्रॉप किया, हो सकता है चलो, लेकिन आफरीदी बॉल्ड 4 सुपर्ब ओवर्स इन द टॉप 10 ओवर्स। आपने सही बोला, कल पहली बार वो इंटेंट अलग ही नजर आया। एंड देन 20 ओवर में जब ऑस्ट्रेलिया वाज ऑलरेडी एट 140 150, क्यों नहीं लेके आओगे अफरीदी को? लेके ही नहीं आया उसको, 35th ओवर में लेके आए जब 259 बन गया, और जब लेके आए तो उसने विकेट निकाल के दिया आपको। हारिस रॉफ, इफ्तिकार, एंड एक बीच में एक मोमेंट था, इफ्तिकार और नवाज को 20s और 30s में पूरा कराते गए। सो फॉर सम रीजन दीज गाइज प्लेड pretty slowly, they did not go on full attack with him, and then finally they caught up to attack, but they did not understand कि ऑस्ट्रेलिया उस पिन से थोड़ा घबरा रहा था,
दे जस्ट वांटेड टू प्ले देम आउट, एंड वंस दे गॉट द मौका जब मिला तो मारना स्टार्ट कर दिया नवाज को। एंड आई थिंक वही था, उनको लगा कि आप भी इफ्तिकार को लेके आएंगे ऑफ स्पिनर को, ये पिट जाएगा करके, बट दे शुड हैव टेकन दैट चांस, दे शुड हैव टेकन दैट चांस विद इफ्तिकार। राजीव वो नहीं ली। राजीव राजीव, आप बाबर आजम की आप बात कर रहे हो। मेरे हिसाब से जो दो और नाम आपको लेना चाहिए जिनकी वजह से पाकिस्तान मैच हारी है, और वो सरप्राइजिंग लगेगा इस चैनल पे जब हम बात करेंगे, काफी लोग शायद से हमसे अग्री नहीं करेंगे, पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो दो लोग अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक है। आज आज पूरी दुनिया या सारे टीवी चैनल्स इस बारे में बात करें कि वहां क्या स्टार्ट दिया। अरे भाई, क्या स्टार्ट दिया? आप 350 360 रन स्कोर कर रहे हो और आप पहले 10 ओवर में 60 रन बना रहे हो। ये कौन सा स्टार्ट है? और अगर आपको अगर आपको 60 बॉल्स में 59 रन बना के अगर आउट होना है, तो आई वुड प्रॉब्ली हैव समबडी एल्स इंस्टेड ऑफ यू। मेरे हिसाब से जब आप 360 आप जब चेस कर रहे हो, तो आपको 10 ओवर में कम से कम 70-80 का टारगेट लगा के चलना है। और ये देखिए, आप हम कैच छोड़ने की बात करते हैं, देखिए कैच दोनों तरफ से छूटे। ऐसा नहीं है कि कैच ऑस्ट्रेलिया ने नहीं छोड़ा, पर पाकिस्तान के कैच छोड़ने के बाद वो शेन वार्नर जैसा प्लेयर 150 तक ले गया। इमामुल हक का भी कैच छूटा, अब्दुल्ला शफीक को भी चांस मिला, पर वो कितने पे गए? एक 60 पे गया, दूसरा 50 पे गया। तो ये देखिए, ये जो बात है ना कि कैच छोड़ने वाली, मैं उससे पूरी तरह अग्री नहीं करता हूं। मानता हूं कि वो बड़ा कैच था, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर आप ये देखिए कि 10 ओवर में अगर आप 60 रन बनाओगे और आपको 370 चेस करना है, तो मेरे हिसाब से आप पर्सनली खेल रहे हो, आप अपने आप के लिए खेल रहे हो, आप टीम के लिए नहीं खेल रहे हो। अगर Imamul Haq had scored 20 runs lesser, but with at least 30 balls lesser, I think as a captain I would have patted his back. अगर वो 15 बॉल में 40 रन मार के वापस आता या 30 रन मार के वापस आता, तो मैं ज्यादा खुश होता उससे। आप ये देखिए कि उसके बाद कितना प्रेशर पड़ गया टीम के ऊपर। रिजवान रिजवान ने अपने कैरेक्टर के बाहर जाके बैटिंग करी कल। रिजवान ऐसा नहीं खेलता है। अगर आप रिजवान को वॉच करें तो रिजवान थोड़ा टाइम लेता है सेटल होने के लिए, पर उसने पहले बॉल से मारना शुरू किया कि उसको पता था उसके पास ऑप्शन नहीं है। इफ्तिकार ने आके अच्छे शॉट मारे, वो तो आई थिंक अनलकी था, वो आउट हो गया। और ये जाम्पा को क्रेडिट देना पड़ेगा, पर मेरे हिसाब से बाबर, ऑफ कोर्स देखिए, बाबर मैं कभी नहीं मानता, मतलब ठीक है, जब तक बाबर बड़े मैच नहीं जिताएगा मैं उसको क्रेडिट नहीं दूंगा। देखिए, मेरा मेरा मेरी चीज क्लियर है। आप पर्सनली भले ही वर्ल्ड कप में रैंकिंग में नंबर 1 रहो, आप ये रहो वो रहो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। आपको क्रूशियल टाइम पे बड़ी टीम्स के साथ आपको परफॉर्म करके मैच जिताना है, तो ही आप एक अच्छे प्लेयर माने जाओगे, और वो मेरे हिसाब से बाबर नहीं है। आप बाबर की पिछली 5 इनिंग्स उठा के देख लीजिए, उसके 2 हाईएस्ट स्कोर जो एक 50 है इंडिया के अगेंस्ट और 150 नेपाल के अगेंस्ट, उसके अलावा कोई बड़ा स्कोर नहीं। और देखिए दूसरा, शॉन मार आप मिशेल मार्श को देखिए। मिशेल मार्श ने कल एफर्टलेस मारा है। और बाय द वे, मुझे पता नहीं अगर आपको पता हो तो कल उनका बर्थडे था। हाँ। कल उनका कल उनका बर्थडे था, और वो दूसरे ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने अपने बर्थडे के दिन सेंचुरी मारी। इसके पहले रॉस टेलर थे जिन्होंने ये फीट अचीव करी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि उन्होंने भी पाकिस्तान के अगेंस्ट मारा। पाकिस्तान के श्रीलंका में बनाया। तो इम्पैक्ट प्लेयर्स है। और मेरे हिसाब से पाकिस्तान कभी भी चेज में नहीं था। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक के 10 ओवर कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान कभी भी चेज में नहीं था। दे वर ऑलवेज गोइंग टू बी हैविंग एन अपहिल टास्क, और वो प्रूव हो गया। दे कुडंट राइज अप टू इट। नहीं नहीं, मैं इनफैक्ट मैं क्यों कह रहा था कि बाबर के ऊपर, क्योंकि पहले ही बॉल बॉल फेंकने से पहले टॉस में ही उसने गंवा दिया, वहीं पे गंवा दिया, मैं वो बोल रहा था। बिल्कुल इन दोनों बिल्कुल का एक बिल्कुल। और पाकिस्तान का मेन प्रॉब्लम ये है कि आपका जो टॉप 5 है, सबके सब एक ही टेम्पो से खेलते हैं। अब्दुल्ला शफीक, इमाम, बाबर, रिजवान और सऊद शकील, सब एक ही टेम्पो से खेलते हैं, सब 100 के स्ट्राइक रेट से। द बेस्ट दे कैन डू इज प्ले 100 स्ट्राइक रेट। तो राजीव, फिर कल पाकिस्तान का कहां से चौथा रन बनेगा पाकिस्तान का कल चौथा मैच था ना। हाँ, चौथा मैच था। तो पाकिस्तान के चौथे मैच में जो पावर प्ले में जो उनका पहला छक्का लगा, वो एबर्ट के ड्रॉप होने से जो बॉल बाहर गिरी, वो पहला छक्का था। मतलब अगर वो कैच हुआ ना तो वो भी छक्का नहीं होता। तो आप ये देखिए, पिछले 4 मैचेस में पाकिस्तान ने एक भी 6 नहीं मारा है पावर प्ले में। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? जो उन्होंने टीम इस एक तरह साल खेल में रही है। सर, उन्होंने एक साल, लास्ट 1 ईयर में पावर प्ले में एक 6 नहीं मारा है, मारा मैं ही नहीं है। मैं उसके मैं उसके पीछे एक जाना ही साल नहीं में नहीं चाहूंगा, मारा क्योंकि उन्होंने। क्योंकि हो नहीं सकता है मारते कोई हो। पाकिस्तानी फैन हमारा 19 पॉडकास्ट सिक्स देख ले। नहीं 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 है हमारे। देख, 19 सिक्सेस मारा उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया ने। इन्होंने 5 या 6, जिसमें से 3 इसने मारा है।
इफ्तिकार ने, इफ्ती चाचा ने मारा है। मतलब आप कैसे और आप 370 चेस कर रहे हैं और आप 10 ओवर में 60 रन बना रहे हैं, मतलब मेरी समझ के बाहर है। और देखिए दूसरी दूसरी बात, मुझे देखिए मैं अब जैसे कल सबने ओसामा मीर को बली का बकरा बनाया, मुझे नहीं लगता कि ओसामा मीर को मैं ज्यादा ब्लेम करूंगा। देखिए बहुत बड़ा मैच था, ठीक है, मैं मानता हूं कि वो कैच उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, पर तो हारिस रॉफ क्यों हुई है? आप नवाज को देखिए, आप मुझे ये बताइए नवाज क्या कर रहा है पाकिस्तान के लिए? ना वो बॉलिंग कर रहा है, बॉलिंग में रन देता है, वो बैटिंग में कुछ कर नहीं पाता है, मतलब और देखिए मुझे सबसे पाकिस्तान का डर ये है कि आप सरप्राइज मत हुई है अगर शादाब अगले मैच में वापस आ जाए, तो हाँ। पाकिस्तान और तो ये पाकिस्तान ही कर सकता है। एंड आई करेक्ट विल नॉट करेक्ट। बी सरप्राइज अगर शादाब अगले मैच में वापस आ जाए। हाँ, नहीं, आई थिंक पाकिस्तान हैज टू रीग्रुप वेल। आई मीन वहां पे तो मतलब कोई सेंस ही नहीं है टीम में कौन क्या सोच रहा है करके। बट एनीवेज देखिए काफी। देखिए एशिया कप के पहले ये काफी डिस्कशन होता था कि बोर्ड में जो चेंजेस हो रहे थे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स से थोड़ी मुझे हमदर्दी इसलिए भी है क्योंकि जो उनका जो सिचुएशन है, उनके उनके पिछले 6 महीने में 3 पीसीबी के चेयरमैन बदल चुके हैं, और अभी सब कुछ ठीक रहा तो 21 तारीख को चौथा बदल जाएगा। तो मुझे ऑफ कोर्स लोग कहते हैं कि नहीं नहीं हमारी टीम पर इम्पैक्ट, पर टीम पे इम्पैक्ट आता है, डेफिनेटली आता है। और सबसे मजे की बात है कि कल कल के हारने के बाद जका अशरफ साहब वहां पे पाकिस्तान में डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमने 5 और लोगों को ग्रेड ए का स्टेटस दे दिया है और हमने 5 और लोगों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अरे भाई आपकी टीम की हालत तो देख लीजिए, यहाँ पे टीम मतलब एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रही, और आप वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो और आप कह रहे हैं कि हमने 5 लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट में लिया। देखिए मैं आपको एक बात बोलूं आज राजीव, मतलब देखिए अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं और आई थिंक आगे शायद से हो सकता है हम दोबारा मिले, पर मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर इसी हाल पाकिस्तान का चलता रहा तो डोंट बी सरप्राइज अगर जाने के बाद में सरफराज इनके फिर से दोबारा कैप्टन बन जाए। और मैं आपको ये बात मैं आप, मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि देखिए ये वापस जाए, अगर ये हाल चलता रहा तो अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करी सेमीफाइनल के लिए, तो मैं आज आपको लिख के देता हूं मैं आपको कि सरफराज खान के दोबारा कैप्टन बन जाएंगे। तो ये बहुत ही सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स है पाकिस्तान, और मैं मेरे को कभी कभी बाबर आजम के लिए थोड़ा सा फील भी होता है, पर देखिए उनका फेट उनके हाथ में है। ही केम विद अ बिग लेगेसी, ही केम विद अ बिग वेट ऑन हिज शोल्डर्स। आई मीन comparing him with Virat, it's just not making any sense. I mean, you look at the gap between the two. Look at the levels of commitment, the level of kind of responsibility that one takes over the other. There is no comparison. I think ये जो डिस्कशन था एशिया कप के पहले या वर्ल्ड कप के पहले, मेरे ख्याल से वो डिस्कशन ये अब खत्म हो चुका है। ये ऐसा मेरा मानना है। आप मुझे नहीं पता आप क्या सोचते हैं, पर मेरे हिसाब से वो डिस्कशन खत्म हो चुका है। देयर इज नो नहीं, वो कंपैरिजन मुझे बिटवीन विराट बोलने एंड की बाबर। जरूरत नहीं है। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी पॉडकास्टर्स, यूट्यूबर्स खुद ही कह रहे हैं कि कंपेयर करके क्यों दिमाग खा रहे हो हमारा करके। अच्छा कह ऑल रहे हैं गुड क्या? है। बोल रहे हैं क्या? हाँ, वो खुद ही बोल कह रहे रहे हैं हैं। क्या? नहीं, आई वॉच अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स एंड ऑल दे आर। वो नहीं जिस मैं मैं कह रहा इतना हूँ ना, नहीं देखा। वो जितना पाकिस्तान अपनी टीम को रोस्ट करते हैं कोई नहीं कर सकता, वो नेक्स्ट लेवल करते हैं। तो काफी हंसी भी अच्छा। आता है मुझे। हाँ। खैर, अच्छा। वी वी नहीं। वी डोंट हैव मच टाइम सर, सो वील गो टू द लास्ट टॉपिक। कल मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, उसका प्रीव्यू करते हैं। कल पांड्या नहीं है मैच में। तो आपने एक हल्का सा हिंट दिया था कि आप किस तरीके से ये 11 देखना चाहते हैं, बट मे बी यू वांट टू स्पेल इट आउट। Yeah, so मेरा 11 with no change except for the fact that सूर्य स्काई comes in, स्काई अंदर आएगा, और दूसरा जो शार्दुल एक शार्दुल रिप्लेस होगा जहां पे मेरे हिसाब से शामी आएगा। और क्योंकि पांड्या के लिए 2 रिप्लेसमेंट चाहिए, तो शार्दुल की जगह आप शामी को लेके आएंगे, और स्काई अंदर आएगा जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है। दैट विल बी द अदर रिप्लेसमेंट। सो देखिए ईशान और स्काई के बीच में ही है, और मेरे हिसाब से ईशान को 1-2 चांस दिए जा चुके हैं, तो स्काई अब डिजर्व करता है कि उसको एक अपॉर्चुनिटी मिले। और इंग्लैंड जैसी टीम के अगेंस्ट स्काई कैन बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्लेयर। देखिए क्योंकि क्या है कि स्काई, देखिए थोड़ी तकलीफ तो है मुझे कि वो T20 मेंटालिटी से खेलेगा, पर वो जिस पोजीशन में आएगा, अगर उस पोजीशन तक आते आते अगर कोहली और रोहित उसको उस तरह का स्टार्ट ला के दे दे कि उसको T20 ही खेलना है, तो स्काई कैन बी द मोस्ट लिथल प्लेयर दैट यू कैन इमेजिन। तो मेरे हिसाब से स्काई एंड शामी। नहीं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
नहीं, आई एम इन टोटल अग्रीमेंट एंड दिस इज द बेस्ट टीम यू कैन ब्रिंग इन यस। विदाउट व्हेन पांड्या इज नॉट देयर। क्योंकि स्काई के खेलने से क्या होता है कि वो जो टेम्पो चाहिए उस लास्ट ओवर्स के लिए, जो पांड्या दे सकता है, नहीं दे रहा था क्योंकि चांस अपॉर्चुनिटी नहीं मिला, लेकिन स्काई वो कर सकता है वो काम। एंड देन स्काई इज ऑल्सो अ लाइव वायर ऑन द अब फील्ड, थोड़ा सा, बहुत कुछ फायर। अब राजीव थोड़ा सा एक बोल्ड डिस्कशन अगर किया जाए, और ये सिर्फ डिस्कशन के लिए हो सकता है, इसका कोई भी मतलब ना हो, पर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि श्रेयस की जगह ईशान को लाने में आप कहाँ तक, आपको क्या लगता है, आपका अरे क्या ख्याल है? मैं तो कहता हूँ कि श्रेयस अय्यर को पहला मैच ही नहीं खेलना चाहिए था। इंदौर के रोड में उसने 100 बनाया। इस बच्चे ने, ईशान किशन ने, पाली केली के उस स्टेडियम में जहाँ 66 फॉर 4 थे, उसमें उसने 82 बनाया। कोई देर इज नो डिफरेंस एट ऑल। श्रेयस अय्यर इज अ कैजुअल फेलो। मैं तो तो मैं, जान मतलब आइडियली जो आइडियल मेरे हिसाब 4 से पे अगर किशन है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुल के, मतलब आप, मैं यही था कि ऐसा होने के चांसेस कम है, पर अगर वाकई में अगर एक प्लेन स्लेट दे दी जाए मुझे, तो मैं ईशान, काय और शामी को लेके आऊंगा। करेक्ट, अग्री, लेकिन नहीं करेंगे ये लोग। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, आई नहीं थिंक करेंगे। मे बी शायद से स्टेज काफी बड़ा है कि थोड़ा सा इतने ज्यादा चेंजेस करना, दे माइट नॉट कम बी कंफर्टेबल, हो सकता है। पर देखिए, इंडियन टीम के साथ आप रूल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज इस मामले में रोहित काफी इनोवेटिव है। और हो सकता है कि आप कल बड़ा सरप्राइज देखें, अब क्या पता, अगर आई थिंक हम अगर हो जाए तो बड़ा मजा आएगा कल। नहीं, मुझे शमी का तो 100% लग रहा है, स्काई भी मुझे लग रहा है खेलेगा करके। एक चीज है जो ईशान स्काई की जगह खेल सकता है, लेकिन की है वो सैंटनर और 2-3 लेफ्ट आर्मर्स हैं उनके पास। तो क्या ईशान को लेके आ सकते हैं? अब आप जैसे कह रहे हैं ईशान शायद श्रेयस की जगह ही आ जाए, यू नेवर नो। नहीं, मुझे मुझे एक ही चीज ये लग रही है कि कल का जो पिच है, आई थिंक, देखिए शमी ऑफ कोर्स इज अ वेरी नेचुरल चॉइस, बट देखिए मैं अश्विन को भी रूल आउट नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर अगर ये पिच, अगर आपको ज्यादा, अभी तक मेरे पास खबर नहीं है पिच के बारे में, और अभी तक नॉलेज नहीं, बिकॉज कह रहे हैं कि शायद से नहीं पिच हो, जहां पे पहले नहीं खेला हो, सो वो देखना पड़ेगा हमको कल कैसा क्या, हाउ इट स्पेल्स आउट। पर आई मीन शमी इज डेफिनेटली अ चॉइस फॉर शार्दुल, बट I don't know, because sometimes Rohit does rely on taking that extra spinner with him. So with Kuldeep already sitting with you and Jadeja already sitting with you, जडेजा के भी पैर में थोड़ा सा निगल है, मतलब ये बहुत ही अंदर की खबर है, ये शायद से ज्यादा बाहर आई नहीं है, पर मामूली सा है, तो आई थिंक कल मैच में इम्पैक्ट नहीं करेगा, वो खेलेगा मेरे ख्याल से। हल्का सा निगल है। पर ये भी एक थोड़ा सा पार्ट है जो राजीव कल हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि यू नो ही हैज अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन अश्विन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। या एंड डिपेंडिंग ऑन द विकेट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो शायद से कल सुबह थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। करेक्ट। और मुझे ये भी लगता है कि कल अगर इंडिया कैन डिफीट न्यूजीलैंड, सो व्हाट हैपेंस इज, जब भी अगर सेमीफाइनल या फाइनल कहीं पे फिर से मिलने का होगा, तो दैट जो साइकोलॉजिकल एज बन जाएगा वो बहुत फायदे में रहेगा। बट अच्छा खेलना पड़ेगा। हम इंडिया इंडिया नाउ गेट्स द मोस्ट फॉर्मिडेबल साइड कह सकते हैं हम, तो इसको मेरे नहीं ख्याल से, मानना। आई थिंक जहां तक मेरा ख्याल है, हम 5 बार हार चुके हैं इनसे वर्ल्ड कप। हाँ हारे हैं, लेकिन हमने मतलब सी इन दीज कंडीशंस वी हैव नॉट प्लेड देम, तो वो एक हाँ, चीज तो देखना पड़ेगा। आई थिंक हेड टू हेड रिकॉर्ड में वो हमसे आगे है, जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है। मेरे ख्याल से 10 या 9 मैचेस हुए जिसमें एक में कोई रिजल्ट नहीं है, और बाकी 5 वो जीते और 3 हम जीते। पर ये सब स्टैटिस्टिक्स कोई मैटर नहीं करते हैं, ये आई थिंक ये सब पास्ट है, कंडीशंस अलग है, आप जैसे कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और इंडिया एक दूसरे फ्रेम ऑफ माइंड में है। सो आई थिंक डोंट बी सरप्राइज अगर न्यूजीलैंड वाले ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं कि कल हमारा बड़ा सामना है, और वो भी जानते हैं कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम। ये सब हिस्ट्री विस्ट्री सब अपनी जगह, ये टीम, इंडिया की ये टीम हिस्ट्री बदलने की पूरी क्षमता रखती है। करेक्ट करेक्ट, नहीं एग्री, एंड दे हैव, रोहित बहुत स्मार्ट कैप्टनसी है। चलिए, मैं लास्ट क्वेश्चन एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे। कल के लिए 3 प्रिडिक्शंस कीजिए आपका। 3 प्रिडिक्शंस में एक प्रिडिक्शन आपको न्यूजीलैंड की तरफ से भी देना पड़ेगा, एटलीस्ट। जरूर एटलीस्ट एक जरूर देना पड़ेगा। जरूर। एंड द फोर्थ वन इज दी फोर्थ वन, चलो हम दोनों शायद इंडिया जीतेगा बोल ही देंगे बोल देंगे, बट फिर भी आप कैसे सोचते हैं? 3 प्रिडिक्शंस प्लीज, मैं फिर नेक्स्ट अपना बोलता हूँ। देखिए देखिए पहला प्रिडिक्शन तो मेरा, देखिए मैं लॉ ऑफ एवरेजेस से जा रहा हूं, मुझे शायद से ऐसा लगता है कि शायद से रोहित मे नॉट प्रोबेबली काइंड ऑफ गिव अस same start that he has been giving. Maybe I think that mantle will get passed to Shubman Gill. So मेरे ख्याल से कल between the two, Rohit, you may not see him getting that big score, but Shubman Gill will. So that is my one prediction.
द सेकंड प्रेडिक्शन दैट आई हैव, एक न्यूजीलैंड की तरफ से भी करना है ना, तीसरा तो हम साथ में इंडिया विन, तो आई थिंक वी आर बोथ क्लियर ऑन दैट। दूसरा नहीं जो नहीं, मेरा आप प्रेडिक्शन है वो है, आप दो इंडिया के प्रेडिक्शन दीजिए, एक न्यूजीलैंड, और फोर्थ वन मतलब विन कौन करेगा वो प्रेडिक्शन। हाँ, तो पहला प्रेडिक्शन तो मेरा ये है कि बिटवीन गिल। रोहित एंड गिल, गिल विल टेक द मैंटल फॉरवर्ड। The other prediction is that you will see Shami bowl very well tomorrow if he plays, and I think हाँ, ये शायद से प्रेडिक्शन भी है और थोड़ा सा एक इच्छा भी है या गट फील भी है या मन की बात भी है। और जहां तक न्यूजीलैंड का सवाल है, सैंटनर विल अगेन बी वन ऑफ देयर सक्सेसफुल बॉलर्स। सो या उसको उसको कैसे खेलती है इंडिया, ये बहुत मैटर करेगा। मेरे तीन प्रेडिक्शंस है कि कल इंडिया पहली बार अपने पांच पांच विकेट खो के शायद सिक्स या सेवेंथ पे जाएगा, मुझे लगता है। मुझे लगता है कि वहां पे जाएगा। सेकंड, मुझे ये लगता है कि कल शमी 3 विकेट्स लेगा करके, मेरा भी कहना ये है कि 3 विकेट्स शमी लेगा। और जरूर। न्यूजीलैंड की तरफ से अगर मैं देखूंगा तो आई थिंक कल दे विल आल्सो हैव दे विल स्टटर अगेंस्ट कुलदीप, सो they are going to have a problem with spinners. So कल उनके लिए मेन चलिए प्रॉब्लम सर। वो है। तो ये देखता है, मुझे लगता है कल इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ मैच, बट इंडिया विल विन मुझे लगता है। आप ट्रंकेट हो गए सर, आप यू गॉट फ्रीज्ड फॉर अ मोमेंट, यू हैव टू रिपीट योरसेल्फ। मैं कह रहा हूँ इंडिया जीतेगी, मुझे भी कोई डाउट नहीं है इसके बारे में। क्या बात है। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कल का आई थिंक चलिए, टुडे सेशन पाकिस्तान का जो ये था डिस्कशन था, बड़ा मजेदार था। चलो, बहुत राइट। मजा आता, बहुत मजा आता। चलिए सर, टेक केयर, हैव अ गुड डे, या, बाय बाय बाय। बाय।